हेलो होम साइंस कॉम्पिटिटर्स एंड ऑल होम साइंस कैंडिडेट, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि कम खर्च में भोज संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। भाषण है, सामूहिक वार्तालाप है, प्रयोगशाला विधि है या फिर प्रदर्शन है। फॉर लो कॉस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड इज लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, लेबोरेटरी मेथड या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, कम खर्च में क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कम खर्च में भोज्य संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि। तो देखिए, भाषण है, लेक्चर में आप जो है अगर भोज्य संरक्षण विधि सिखाओगे तब भी आपको लेक्चर देने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए या फिर कोई क्लास चाहिए जहां पर कि आप जो है भाषण दे रहे हो या फिर बता रहे हो, ठीक है। लेकिन वो इतनी उपयुक्त विधि नहीं है। देखिए यहाँ पर दो चीजें पूछा गया है, सबसे उपयुक्त विधि, ठीक है, और कम खर्च, दो चीजें हैं। तो दोनों चीजों पर ध्यान दीजिएगा कि पैसा भी कम खर्च हो और वो बेस्ट विधि भी हो। तो भाषण से आप किसी को कोई भी चीज बहुत अच्छे से सिखा नहीं सकते हो। सिर्फ लेक्चर देने से हम सुनते हैं, बल्कि सुनने और जब हम देख करके देखते भी हैं और सुनते भी हैं, यानी कि प्रैक्टिकली करके देखते हैं या फिर करते हुए देखते हैं, तो वो चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं। ओके, और सामूहिक वार्तालाप, ये इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रयोगशाला विधि ये काफी महंगी है, इस वजह से ये उपयुक्त नहीं है। तो बेस्ट है प्रदर्शन, यानी कि आप करके दिखाओगे कि किस तरीके से कि हम जो है अपने खाद्य पदार्थ को संरक्षित कर सकते हैं। ओके, फिर 52 क्वेश्चन है कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है मिलावट की, शुद्धता की, गलत मापतौल की या फिर सभी की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है एडल्ट्रेशन, मिलावट की, ठीक है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है मिलावट की। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है ये जो है 1955 में जो ऑर्डर है ये कब आया था, 1955 में, 1955 में फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ओके, और ये जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आपने सुना होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है, 1955। तो ये जो इसको हिंदी में कहते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम। ओके, तो ये इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की धारा, इसकी धारा या फिर धारा 3 के तहत घोषित किया गया ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ओके, इसके अंडर में धारा 3 के तहत इसको घोषित किया गया और इसका उद्देश्य है फल और सब्जी के जो प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग जो चीजें हैं, सेक्टर हैं उससे रिलेटेड, उनको कंट्रोल में करना, नियंत्रित करना है। ओके, और ये आदेश भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के बारे में। अब यहां पर हम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना ही होगा FSSAI। ये देखिए FSSAI, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम, इंग्लिश में कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, और ये कब आया था, ये 5 अगस्त सन 2008 से शुरू किया गया। और किसके अंडर में है ये FSSAI, ये इसको खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अनुसार ही प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया FSSAI के अंतर्गत। अब इसमें जो हमें आपको बताना है वो ये है कि भारत में खाद्य पदार्थों से जुड़े कई अधिनियम थे। ठीक है, आप सभी जानते हो, पहले भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे यहाँ पर अधिनियम के नाम दिए गए हैं जिनको FSSAI के अंतर्गत, इसके अंतर्गत
खत्म कर दिया गया। यानी कि पहले बहुत सारे अधिनियम थे, अब उसको खत्म कर दिया गया और एक अधिनियम लाया गया जिसे हम कहते हैं FSSAI एक्ट। ओके, अब यहाँ पर जो खत्म किए गए एक्ट हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से आपका एक फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर भी है जिसे कि खत्म कर दिया गया। तो इसमें देखिए जो खत्म किए गए एक्ट हैं वो है खाद्य व्यभिचार अधिनियम 1954, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट PFA, और एक आपका फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया। दूसरा है मांस खाद्य उत्पाद आदेश जिसे हम मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर MFPO कहते हैं, 1973 में आया था। वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश वेजिटेबल ऑयल्स प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर VOPO जो कि 1947 में आया था। और है खाद्य तेल पैकेजिंग विनियमन आदेश 1988 में आया था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल डीओमेडाइल एंड एडिबल फ्लोर नियंत्रण आदेश जो कि 1967 में आया था। और दूध उत्पाद आदेश जो कि 1992 में आया, जिसे कि MMPO हम कहते हैं शॉर्टकट में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। ओके, तो ये जितने भी एक्ट हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये आपका जो है FSSAI के अंतर्गत इसको मर्ज कर दिया गया। आप ये कह सकते हो इन सारे एक्ट को खत्म कर दिया गया और एक अधिनियम लाया गया जिसे कि हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI कहते हैं। ठीक है, इसका गठन कब हुआ है? अगस्त 2011 में। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ओके, तो ये फ्रूट प्रोडक्ट जो ऑर्डर है ये आपको किसके अंतर्गत अब आ रहा है? ये अब आ रहा है FSSAI के अंडर में आ रहा है, अब इसको खत्म कर दिया गया है। फिर आता है 53 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी? खेलते समय, खाते समय, सोते समय या फिर बोलते समय? तो ऑब्वियसली सोते समय होगी। ठीक है, इसके पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था जिसमें था रेस्पिरेशन रेट पूछा गया था, श्वसन दर, तो 1 मिनट में वो 12 से 16 बार था, नॉर्मली होता है, लेकिन सोते समय ये कम हो जाता है। 54 क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने योजना प्रारंभ की, कौन सी? इटावा फिरका विकास कार्यक्रम, नीलोखेड़ी योजना या फिर सर्वोदय कार्यक्रम? तो लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट, इनका इसके आगे और है एल्बर्ट मेयर। ठीक है, एल्बर्ट मेयर नाम है। इन्होंने कौन सी योजना स्टार्ट की? तो एल्बर्ट मेयर ने जो योजना स्टार्ट की थी वो है इटावा अग्रगामी योजना, यानी कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये कब स्टार्ट की गई थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट? ये स्टार्ट किया गया था 1948 में। ये स्टार्ट किया गया था 1948 में। यहां पर एक और है नीलोखेड़ी योजना, ये SK डे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी 1948 में है। ओके, फिरका विकास कार्यक्रम जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा, जो मद्रास गवर्नमेंट थी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और कब स्टार्ट किया गया था? ये 1946 में, 1946, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। और सर्वोदय कार्यक्रम जो है, तो सर्वोदय कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो स्पेशली सर्वोदय मूवमेंट हम अगर कहेंगे तो ये विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये स्टार्ट किया गया था 18 अप्रैल 1951। ओके, 18 अप्रैल 1951 में ये किसके द्वारा? विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, विनोबा भावे, इनके द्वारा ये मूवमेंट 1951 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन जो सर्वोदय शब्द है जिसका मतलब है प्रोग्रेस फॉर ऑल, ठीक है, सर्वोदय का मतलब होता है प्रोग्रेस फॉर ऑल, जो कि ये जो वर्ड है सर्वोदय शब्द है ये सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया या फिर इसकी शुरुआत की गई या फिर इसको लाया गया? तो वो है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी ने इस वर्ड का यूज किया था। उसके बाद गांधी जी के बाद में इसको एक मूवमेंट की तरह स्टार्ट किया विनोबा भावे जी ने। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है क्वेश्चन, लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से या फिर पेशी को उपास्थि से? तो लिगामेंट यानी कि स्नायु किसको जोड़ता है? तो ये बोन टू बोन जोड़ता है। ओके, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और एक होता है टेंडन, एक है टेंडन, ये बोन को मसल से जोड़ता है, यानी कि हड्डी को पेशी से, ये है
टेंडन। ओके, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है और हड्डी को पेशी से कौन जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से, ठीक है, वो है लिगामेंट, और यहां पर हड्डी को पेशी से जोड़ता है टेंडन। फिर आता है प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग है, अकॉर्डिंग टू प्रांग द हाईएस्ट वार्म कलर इज। तो हाईएस्ट वार्म कलर है आपका लाल प्लस नारंगी, यानी कि रेड प्लस ऑरेंज। इसका मैं यहां पर आपको पिक्चर भी दिखा देती हूं। वार्म कलर ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये यहां पर देख सकते हो, ये है वार्म कलर, ये है कूल कलर। जो वार्म कलर है देखिए यहाँ पर देख सकते हो, ये रेड ऑरेंज है, फिर उससे लाइट हो गया, फिर उससे लाइट हो गया, फिर येलो है, और फिर यहाँ पर आ गया ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वार्म कलर में ये सारे कलर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वार्म कलर हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है, एनर्जाइजिंग, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, एक तो मेक एलिमेंट्स लुक क्लोजर, यानी कि जो वार्म कलर हैं अगर आप कहीं पर यूज करते हो, जैसे घरों में अगर हम वार्म कलर का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, अगर कोई भी चीज हमें क्लोज में दिखानी है तो वहां पर हम वार्म कलर का यूज करेंगे, जिसे कि हम गर्म रंग कहते हैं, यानी कि पास में अगर हमें कोई चीज दिखानी है। और कोरिलेटेड विद हीट, यानी कि ऊष्मा से संबंधित होते हैं। कूल कलर की बात करें यानी कि ठंडे कलर, ठंडे रंग, तो ये यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रीन है, यानी कि ये रेड ऑरेंज से स्टार्ट होते, सबसे ज्यादा वार्म कलर जो होता है वो रेड ऑरेंज होता है, दोनों का मिक्स। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है, फिर यहां पर आकर के येलो और येलो ग्रीन पर स्टार्ट हो जाता, खत्म होता है। ठीक है, और फिर यहां से ग्रीन, फिर ब्लू, फिर यहां पर आप देख सकते हो पर्पल, बैगनी यानी कि। तो यहां पर ये सारे के सारे आपके कूल कलर यानी कि ठंडे रंग होते हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है, कामिंग, यानी कि शांति प्रोवाइड करना, शांति प्रदान करना। मेक एलिमेंट्स लुक फर्दर, यानी कि कोई भी चीज को अगर आपको दूर दिखाना है तो वहां पर आप लाइट कलर का यूज करोगे। और कोरिलेटेड विद स्काई, यानी कि स्काई, आप आसमान देखते हो तो ब्लू, ग्रीनिश, हल्का सा पर्पल इस शेड में दिखाई पड़ता है, तो ये इससे संबंधित होता है, यानी कि आसमान से संबंधित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, समटाइम्स इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द पर्टिकुलर कलर इट सिट्स ऑन। सम कलर्स कैन शिफ्ट बिटवीन वार्म एंड कूल। फॉर एग्जाम्पल, आ रेड विद मोर ऑरेंज, ये लाइन देखिएगा, आ रेड विद मोर ऑरेंज कैन लुक एंड फील वार्मर देन आ रेड विद हिंट्स ऑफ पर्पल एंड ब्लू। ओके, यानी कि रेड को अगर पर्पल और ब्लू के साथ में मिला दिया जाए तो वो उतना वार्म कलर नहीं होगा जितना कि जब अगर रेड को ऑरेंज के साथ मिला दिया जाए, यानी कि वार्मेस्ट जो कलर होगा वो रेड प्लस ऑरेंज होगा। ओके, फिर 57 क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशा है एस्बेस्टस, नायलॉन, ऑर्लॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेचुरल फाइबर पूछा गया है, तो यहां पर होगा एस्बेस्टस, और इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक खनिज रेशा, यानी कि प्राकृतिक तो है लेकिन साथ में ये एक मिनरल फाइबर है, यानी कि खनिज रेशा है। ठीक है, और नायलॉन और ऑर्लॉन जो है ये इसको हम कह सकते हैं मानवकृत रासायनिक रेशा। ठीक है, यानी कि पूरे तरीके से ये रासायनिक रेशा है नायलॉन और ऑर्लॉन, और क्या है, मानवकृत रासायनिक रेशा है, मैनमेड सिंथेटिक फाइबर है। फिर 58 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो आपको याद होगा, तो इससे पहले जो पार्ट 1 में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि रेनिन क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो मिल्क की प्रोटीन यानी कि जिसे हम केसीन कहते हैं उस प्रोटीन पर क्रिया करता है और उसको पैराकेसिन में बदल देता है, और फिर पैराकेसिन जो है कैल्शियम के साथ मिल जाता है, कैल्शियम पैराकेसिन बना लेता है, जिस पर कि पेप्सिन काम करता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पूछा गया कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसीन प्रोटीन पर क्रिया करता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा रेनिन, केसीन पर क्रिया करता है। ठीक है, और उसे दही में परिवर्तित कर देता है। ओके, पेप्सिन आप जानते हो ये सभी प्रकार की प्रोटीन पर काम करता है, और लाइपेज जो है लिपिड पर, और यहाँ पर जो पित्तरस है ये भी क्या होता है, ये वसा को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये भी फैट पर यानी कि वसा पर काम करता है, उसको पचाने का काम करता है।
ये आप अगर जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया हुआ है तो वहां पर अगर आप वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। वहां पर मैंने बताया है कि किस तरीके से जो बाइल जूस है जिसे कि हम पित्त रस बोल रहे हैं वो किस तरीके से वसा को पचाने में मदद करता है, यानी कि वो पाचन में मदद करता है। ठीक है, स्पेशली फैट को। फिर है 59 क्वेश्चन, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है। फैनिंग ऑफ टो इज अ सहज क्रिया है, आकुंचन है, समन्वयीकृत है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो फैनिंग ऑफ टो जो है ये एक सहज क्रिया है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे कि हमारी दो पलकें झपकती रहती है, हमारी आंखें झपकती रहती हैं, ठीक है, हमारी धड़कन चलती रहती है अपने आप। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि अपने आप चलती रहती हैं, उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो इन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जिसमें कि एक सकिंग भी आता है। ठीक है, फिर है 60 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी? नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड पूछा गया है, 15, 20, 40 या फिर 10। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड पूछा गया है तो यहां पर आ जाएंगे 10। ओके, यानी कि देखिए 20 अमाइनो एसिड होते हैं, कहीं आपको 20 लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पर आपको 22 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वैसे टोटल जो है 20 अमाइनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, उनमें से 10 एसेंशियल और लगभग 10 ही जो है आपके नॉन एसेंशियल होते हैं। अब जो अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं यानी कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, तो इनमें डिफरेंस ये है, एसेंशियल अमीनो अम्ल को एसेंशियल यानी कि अनिवार्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, इस वजह से हमें इन्हें अपने भोजन में लेने की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में ये बन नहीं रहा है, इसी वजह से हम पूरी तरीके से अपने डाइट पर डिपेंड होते हैं इन अनिवार्य अमीनो अम्ल के लिए, इसी वजह से इनको अनिवार्य कहा जा रहा है। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए अनिवार्य हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो अनिवार्य नहीं है, वो भी अनिवार्य हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो हमारे शरीर में भी बनते हैं, उनका निर्माण होता है, और कुछ मात्रा में वो हमें खाद्य पदार्थ से भी मिल जाते हैं। तो अगर आपके डाइट में जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो उनकी मात्रा कम है या फिर नहीं है, तब भी आपके शरीर को वो आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, और कुछ जो होते हैं उन्हें कंडीशनली एसेंशियल बोलते हैं। कंडीशनली एसेंशियल का मतलब है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार जिन अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है उन्हें कंडीशनली एसेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आपको नहीं, इसमें नहीं है, हाँ यहां पर एक शॉर्टकट है, हम बता देते हैं, यहां से आप इसको तैयार कर सकते हो। यहां पर मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, यहीं पर इसका शॉर्टकट मैं बता देती हूँ, PVTTIM और HALL। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसा यहां पर पूछा गया अनिवार्य अमीनो अम्ल, तो यहां पर तो 10 ऑप्शन है, लेकिन कहीं कहीं आपको 8 अनिवार्य लिखे हुए मिल जाएंगे, कहीं पर आपको 9 अनिवार्य लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 10 तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जिसका नाम है हिस्टिडीन। हाँ, यहां पर एक है आपका, दो हैं। देखिए अगर हम इसको यहां पर ए जो है इसको स्मॉल लेटर में दिया गया है, इसका मतलब है कि ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई कोई उसे अनिवार्य मानता है। तो अगर आप इसको टोटल गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यानी कि यहां पर जो पी है, पी का मतलब हो गया फिनाइल एलानिन, पी का मतलब हो गया, वी का मतलब है वैलिन, टी का मतलब है थ्रियोनिन, और यहां पर ट्रिप्टोफैन, टी दो टी है, आई का मतलब है आइसोल्यूसिन, एम का मतलब है मैथियोनिन, एच का मतलब है हिस्टिडीन, ए का मतलब है आर्जिनिन, और एल का मतलब है लाइसिन, और दूसरे एल का मतलब है ल्यूसिन। ठीक है, तो ये टोटल यहां पर 10 हैं। इसको आप याद कर सकते हो प्राइवेट टिम हॉल, या फिर आप अपना भी याद करने का अलग जो है कीज बना सकते हो। ठीक है, यहां पर तो मैंने एक बताया है। तो यहां पर क्या है, जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन
और हिस्टिडिन। ठीक है, तो फिलहाल तो जो आर्जिनिन है और ये हिस्टिडिन है, ये जो दोनों अमाइनो एसिड है, इनको कहा जाता है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अनिवार्य होते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो अमीनो अम्ल हैं, ये इन्फेंट के लिए, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको, उन इन्फेंट के लिए जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब हम एडल्ट में आ जाते हैं, एडल्ट अवस्था में, तो उस पर हमें हिस्टिडिन और आर्जिनिन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से हिस्टिडिन और आर्जिनिन को कहीं कहीं आपको ये दोनों नहीं लिखे हुए मिलेंगे, सिर्फ 8 अनिवार्य अमीनो अम्ल लिखे हुए मिलेंगे। कहीं कहीं पर आपको आर्जिनिन नहीं होगा, लेकिन हिस्टिडिन उसमें इंक्लूड होगा। जैसे यहाँ पर है प्राइवेट टिम हॉल में, तो यहाँ पर इन्होंने आर्जिनिन को तो नहीं माना है, लेकिन हिस्टिडिन को माना है, तो यहाँ पर इन्होंने 9 बताया है। तो चूंकि अलग अलग रिसर्च होते रहते हैं, तो वो अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट देते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर 10 दिया है तो आप 10 पर टिक करोगे, 10 नहीं है 9 दिया है तो 9 पर टिक करोगे, अगर कहीं 8 दिया है तो 8 पर टिक करोगे। ठीक है, अब ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल है कि 8, 9, 10 तीनों दिया हो, तीनों में से कोई एक ऑप्शन ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं 61 क्वेश्चन है, बही खाता है एक, रोकड़ बही, संतुलन पत्र, जर्नल, मूल लेखा पुस्तिका। तो जो लेजर इज ये एक मूल लेखा पुस्तिका होती है। कैश बुक आप जानते ही हो, इसमें क्या जो भी आपका रिसिप्ट है, रिसीव कर रहे हो और जो पेमेंट कर रहे हो उसका होता है। तुलन पत्र बैलेंस शीट, ये बड़े स्तर पर इसको तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट में ये होता है कितना आप इनकम हो रहा है, ठीक है, कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है। और जर्नल जो होता है, इनमें वो जो है अकाउंट लिखे जाते हैं, जो कि जिनका जैसे उन चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है जिनका कि कोई स्पेसिफिक अकाउंट अलग से नहीं होता है। ठीक है, कोई अलग से स्पेसिफिक बुक उसकी नहीं होती है, तो उनको जो है जर्नल में लिख दिया जाता है। ठीक, फिर है 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी जीवित भीड़ से उतारा या फिर काटा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर्ड फ्रॉम लिविंग शीप। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा फ्लेस। तो जो लिविंग शीप से निकाला जाता है, ठीक है, ऊन को, तो उन्हें फ्लेस ऊल बोलते हैं, या फिर उसको शेयर्ड ऊल भी कहते हैं, शेयर्ड ऊल भी कहते हैं, और इसको क्लिप ऊल भी कहते हैं, क्लिप ऊल भी कहते हैं। 3 नाम है, फ्लेस ऊल भी कह सकते हैं, शेयर्ड ऊल भी कह सकते हैं, क्लिप ऊल भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन्हें की जीवित भेड़ से उतारा जाता है, और जिन्हें मरे हुए भेड़ से उतारा जाता है, मरने के बाद में जो स्लॉटर्ड एनिमल है उनसे जिन्हें उतारा जाता है, उनको पुल्ड ऊल कहते हैं, स्लॉटर्ड एनिमल, यानी कि जो स्लॉटर्ड, जो मरे हुए भेड़ होते हैं उनसे जो ऊन उतारा जाता है उसको कहते हैं पुल्ड ऊल, पुल्ड ऊल। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आपका फ्लेस ऊल के बारे में पूछा गया है, वैसे पुल्ड ऊल के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, और ये जो पुल्ड ऊल होता है, इसकी क्वालिटी इंफीरियर होती है, यानी कि ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी होती है जो कि मरे हुए भेड़ से ऊन उतारा जाता है। ठीक है, जो जीवित भेड़ से उतारा जाता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। 63 क्वेश्चन है, गृह प्रबंध है घर को ढंग से रखना, घरेलू समस्याओं को हल करना, भीतरी साज सज्जा रखना, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध। तो होम मैनेजमेंट क्या है? ये है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना है। फिर है 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या फिर लाइसोसोम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोसोम। इसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर बहुत सारे, लगभग 35 से 36 प्रकार के इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, ये जो है पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, या फिर जो है आपका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि जो भी हम लेते हैं तो कोशिका के द्वारा उसको पचाया जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रोटीन, लिपिड हैं, अदर मॉलिक्यूल हैं, अदर जो
ठीक है, चीजें हैं उनको पचाने में ये लाइसोसोम मदद करता है। ठीक है, और लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं, बहुत प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, तो वो उसको पचाने में मदद करते हैं। और क्या होता है कि जो है लाइसोसोम, ये धीरे धीरे जो एंजाइम्स होते हैं ये खुद लाइसोसोम को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं या पचा जाते हैं, निगल जाते हैं। इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि सुसाइड में क्या करते हैं, हम खुद को मार देते हैं, सुसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो लाइसोसोम को भी खत्म कर देते हैं। इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग कहा जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, राइबोसोम इसको प्रोटीन कारखाना कहते हैं या फिर प्रोटीन इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम में जो है बहुत सारे प्रोटीन का यहां पर निर्माण होता है, राइबोसोम। ठीक है, इसी वजह से जो मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम में होता है, इस वजह से इसको प्रोटीन कारखाना कहते हैं। और सेंट्रोसोम जो है ये सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, यानी कि कोशिका विभाजन में ये मदद करता है सेंट्रोसोम। ये तारे के समान जो है इसकी आकृति होती है कोशिका के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ओके, और ये सभी जो हैं आपके दोनों में पाए जाते हैं। फिर है 65 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सिचुएटेड इन हैदराबाद। फिर है कला के तत्व कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब कला के तत्व, तो देखिए पहला है रेखा, नमूना, अनुपात और सतह। तो यहां पर अनुपात तो नहीं होगा, प्रोपोर्शन क्या है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है। ठीक है, नमूना, आकार, सतह, लय, इसमें रिदम है, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, रेखा, रंग, सतह और नमूना, ये सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और चौथे में भी एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या है, अनुरूपता यानी कि हारमोनी, तो हारमोनी भी आपका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन, रिदम और हारमोनी, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, प्रिंसिपल हैं। तो ये आपके कला के तत्व के अंदर नहीं आएंगे, तो ये 3 ऑप्शन हो नहीं सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर है 67 क्वेश्चन है, मोरिबाना एक तरीका है, रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मोरिबाना है ये पुष्प सज्जा का तरीका है, जैसे कि इकेबाना होता है वैसे ही एक और होता है पुष्प सज्जा का तरीका मोरिबाना। फिर है 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है, विच इज नॉट द टाइप ऑफ फॉर्म। फॉर्म यानी कि जो आकार प्रदान नहीं कर रहा है, तो पंचकोण ये आकार इस तरीके का होता है। ठीक है, 5 एक आकार बना रहा है, आयताकार ये भी आकार बना रहा है, वृत्ताकार ये भी आकार बना रहा है, लेकिन छिद्रयुक्त कोई आकार नहीं है। तो कौन आकार का प्रकार नहीं है, यानी कि कौन सा एक फॉर्म नहीं है, आकार नहीं है, तो वो है छिद्रयुक्त। फिर है 69 क्वेश्चन, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, वो है अमीनो अम्ल। कई बार हम बता चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं, अमीनो अम्ल है। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, तो जब जो हम एनर्जी ऊर्जा लेते हैं वो हम ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं। ग्लूकोज जो कि एक मोनोसैकेराइड है, यानी कि एकल शर्करा है। ठीक है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हम एनर्जी लेते हैं। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि शुगर अधिक मात्रा में हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और लिवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। हमारे यकृत में ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं जल्दी में या किसी भी वजह से, तो हमारा पेट जब खाली होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में है यकृत में, वहां पर वो ग्लाइकोजन क्या होता है, फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन है वो हमारे शरीर में, यानी कि जंतु कोशिका में, मनुष्य में जो है ये स्टोरेज फॉर्म में होता है, लीवर में। इंसुलिन ये एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि
ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है और ग्लूकोज एक एकल शर्करा है, ये हम बता ही चुके हैं। फिर है पुरकिंजे के तंतु होते हैं, पुरकिंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन हृदय में, नेत्र में, यकृत में या फिर ब्रेन में। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये कहां पर होता है, ज्यादा इसमें जो कंफ्यूजन होती है हृदय और मस्तिष्क में होती है। तो पुरकिंजे जो तंतु होते हैं ये हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पिक्चर दिखा देती हूँ, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए पिक्चर से क्या होता है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अगर आप पिक्चर के थ्रू कोई भी चीज याद करते हो, तैयार करते हो, तो वो चीज आपको कभी भी नहीं भूलती है और कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, राइट ब्रांच ऑफ पुरकिंजे फाइबर है और लेफ्ट ब्रांच ऑफ पुरकिंजे फाइबर है। तो ये आपका हार्ट का है। ठीक है, ये हार्ट का डायग्राम है। आप हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के दोनों कक्ष को ऑरिकल बोलते हैं और नीचे के दोनों कक्ष को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादा तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, राइट एट्रियम है, वही एट्रियम या फिर ऑरिकल आप कह सकते हो, और ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, तो ऊपर के दोनों एट्रियम है, राइट लेफ्ट, और नीचे राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये दोनों ही साइड में नीचे वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल है उसमें जो है पुरकिंजे फाइबर होते हैं। इनका काम क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपने पिक्चर देख लिया, इनका काम क्या होता है, वेंट्रिकल जो जो पुरकिंजे फाइबर हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो दोनों वेंट्रिकल हैं राइट और लेफ्ट है, इनको यानी जो वेंट्रिकल्स में जो मसल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको ये एक्टिवेट कर देते हैं दोनों ही वेंट्रिकल को। तो ये इनका काम होता है पुरकिंजे फाइबर का। फिर है तीव्रता दर्शाता है, चमकीलापन या गाढ़ापन, गहरापन, हल्कापन, चमकीलापन या धुंधलापन या फिर गाढ़ापन, धुंधलापन। तो जो इंटेंसिटी है वो किसको क्या रिफर करती है, ये ब्राइटनेस और डलनेस, चमकीलापन या धुंधलापन, ये इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो गहरापन और हल्कापन है ये आपका है वैल्यू, और एक होता है ह्यू। तो ये आपने पढ़ा होगा, ह्यू वैल्यू इंटेंसिटी। ह्यू का मतलब ये रंग का नाम, यानी कि इसे लाल पीला हरा नीला जो रंग का नाम है उसको ह्यू बोलते हैं, कलर नेम। वैल्यू का मतलब गहरापन या हल्कापन होता है, और चमकीलापन या धुंधलापन ये तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी कहलाता है। फिर है, एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। कैसे? खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले या फिर सादे। तो शॉर्ट हाइट विमेन है, यानी जिसकी हाइट कम है, उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? खड़ी रेखा वाले, यानी कि वर्टिकल लाइन वाले कपड़े पहनने चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी हाइट अधिक लगेगी। और आड़ी रेखा वाले किन्हें पहनने चाहिए? जिनकी बहुत लंबी हाइट है, अगर वो थोड़ी सी अपनी हाइट को कम करना चाहते हैं तो आड़ी रेखा वाले कपड़े पहन सकते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट है? फ्लैंज, फ्रेंच, फिश या फिर ड्रेस मेकर। तो डबल पॉइंटेड डार्ट कौन सी है? वो है फिश डॉट। ठीक है, जो फिश डॉट होती है वो आपकी डबल पॉइंटेड डॉट होती है। और ये होती कहां पर है? तो ये आप यहां पर पिक्चर देख लो, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है फिश डॉट। देखिए यहाँ पर फिश भी बना हुआ है। ठीक है, जैसे फिश होती है इसी शेप में होती है, इस तरीके से डायमंड शेप में। ठीक है, ये है फिश डॉट, ये डायमंड शेप आप देख रहे हो। ठीक है, स्पेशली ये कमर को फिट करने के लिए, यानी कमर की फिटिंग, वेस्ट फिटिंग के लिए होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, फिश आई डार्ट इज अ बेसिक डार्ट बट मिरर्ड सो दैट इट फॉर्म्स अ डायमंड, डायमंड की जैसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, सिलने से पहले। वन पॉइंट लीड्स टू द एपेक्स ऑफ बस्ट, यानी कि एक जो पॉइंट होता है ये बस्ट के पास में होता है, और दूसरा अदर टुवर्ड्स द वेस्ट, और दूसरा जो होता है ये बस्ट के पास में है। ठीक है, और दूसरा जो है कहां पर है? ये वेस्ट यानी कि कमर के पास में होता है। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट डॉट फॉर शेप ड्रेसेस, रियली एनी गारमेंट दैट नीड्स हेल्प गिविंग सम शेप टू द सिलॉटी ऑफ द वेस्ट, यानी कि स्पेशली वेस्ट को शेप देने के लिए जो है ये डॉट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है यहां पर फ्रेंच डॉट, ये आप देख सकते हो, ये है फ्रेंच डॉट। ठीक है, इस तरीके से होती है। यहां पर ये जो दी गई है ये है फ्रेंच डॉट। ठीक है, लेस एप्टली नेम डॉट वुड बी द फ्रेंच डॉट विच आई वुड स्विच टू द अंडर बस्ट डॉट। इसको अंडर बस्ट
आर्ट भी कह सकते हो, यहाँ पर यूज होता है। एज द नेम इम्प्लाइज द फ्रेंच डार्ट स्टार्ट्स अराउंड द वेस्ट लाइन, यानी कि ये वेस्ट लाइन से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वेस्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है और अराउंड द वेस्ट लाइन एंड वर्क्स इट वे अप टू द एपेक्स ऑफ द बस्ट, और कहाँ जा रही, बस्ट की साइड में, यानी कि यहां से स्टार्ट होती है और यहाँ को जाती है। ठीक है, दीज लुक वेरी सिमिलर टू प्लेन डार्ट्स, मतलब प्लेन डार्ट्स भी ऐसी होती है, लेकिन ये लिटिल लॉन्गर, यानी कि प्लेन डार्ट से ज्यादा लंबी होती है और ज्यादा स्लिम होती है। ठीक है, इसी वजह से इसको फ्रेंच डार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से होती है, ये है फ्रेंच डार्ट। ठीक है, यहाँ वेस्ट से स्टार्ट होती है और बस्ट की तरफ जाती है। ओके, फिर है 74 क्वेश्चन, इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बड़ी आंत के अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ी आंत के अंग कौन नहीं है। ठीक है, हाँ यही पूछा गया बड़ी आंत का अंग कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर है इलियम, ये क्या है, ये छोटी आंत का अंग है। ठीक है, सीकम, कोलन, और एक क्या था यहाँ पर, सीकम है, कोलन है, हाँ रेक्टम, तीसरा सीकम, कोलन और रेक्टम, ये तीनों जो है आपके बड़ी आंत के पार्ट है, और डियोडनम, जेजुनम, इलियम ये छोटी आंत के पार्ट होते हैं। फिर है कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? दीर्घकालीन, लघुकालीन, सार्वभौमिक या फिर मध्यवर्ती। तो लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और इंटरमीडिएट गोल ये तो होते ही हैं, लेकिन यूनिवर्सल गोल यानी कि सार्वभौमिक लक्ष्य ये नहीं होता, ये टाइप ऑफ गोल के अंदर नहीं आता, ये तीनों आते हैं। फिर है नियासिन की कमी से क्या होता है? रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, घेंगा या फिर पेलाग्रा। तो डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, इसकी वजह से क्या होता है? पेलाग्रा। नियासिन को विटामिन B3 भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम है वो नियासिन भी है। नियासिन या फिर इसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं या फिर निकोटिनामाइड भी कहते हैं, तो कई सारे नाम हैं। ठीक है, और ब्लीडिंग किसकी वजह से, रक्तस्राव किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन C की कमी से होता है। घेंगा तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप तो ये किसकी अधिकता से होता है? ये सोडियम की अधिकता से होता है, यानी कि नमक अधिक खाने की वजह से, और नमक अधिक खाने की वजह से होता तो है हाइपरटेंशन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके 3 रीजन होते हैं, हरी, वरी एंड करी। ध्यान रखिएगा, हाइपरटेंशन के हरी, वरी एंड करी, तीनों का मतलब क्या है? हरी का मतलब है जैसे हम क्या होता है कहीं भी जाना होता है बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो जल्दी जल्दी खाना खाने से क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो भी उच्च रक्तचाप का कारण बनती है। वरी यानी कि जब हमें टेंशन अधिक होती है, हम तनाव में जब बहुत अधिक होते हैं, तो उसकी वजह से भी उच्च रक्तचाप हो सकता है। और करी का मतलब है बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी अगर आप खाते हो तो वो भी आपके हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। तो ये 3 चीजें हैं, हरी, वरी एंड करी, जो कि उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, फिर है सेंसरी मोटर अवस्था है 0 से 2 महीने, 0 से 3, 0 से 1 साल या फिर 0 से 2 साल। तो सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है ये 0 to 2 ईयर होती है। ठीक है, तो ये आपका जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये प्याजे का है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, ये हमने अलग से भी डिस्कस किया हुआ है। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। 0 to 2, फिर 2 to 7, 7 to 11 और 11 to एडल्टहुड तक। ठीक है, तो ये सेंसरी मोटर अवस्था 0 से 2 साल तक की होती है। फिर इसका हमने अलग से प्याजे का जो प्याजे ने जो भी सिद्धांत दिया हुआ है उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर है 78 क्वेश्चन, ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो या फिर हम कह सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इनके द्वारा दिया जाता है। और ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ISI का ये फुल फॉर्म है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? BIS के द्वारा। फिर है मुख दंशन की अवस्था होती है, ओरल बिटिंग स्टेज इज 8 to 18 मंथ, 0 to 8 माह, 10 से 15, 12 से 14, 24 माह। तो ये जो है होता है
8 to 18 यानी कि 8 से 18 महीने जो है मुख दंशन की अवस्था होती है, ओरल बाइटिंग। ठीक है, ओरल बाइटिंग ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है जो सिद्धांत, उसमें वहां पर आप जाकर के देख सकते हो। फिर 80 क्वेश्चन है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। ठीक है, अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कलर, किन कलर के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो वो है रेड एंड ग्रीन, यानी कि लाल और हरा में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। वंशानुक्रम के वाहक हैं रजकण, केंद्रक, जीन्स, क्रोमोसोम, तो कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी है वो है आप जीन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चारों दिए गए, ओवम ये क्या है, ये एक सेल है, और क्या ये हमारे मनुष्य के सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ओवम होती है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन्स। ठीक है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को पहुंचाने का काम करते हैं, इसी वजह से इनको कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। जो भी हमारे पेरेंट्स के गुण हमारे अंदर आते हैं वो जीन्स के कारण ही आते हैं। ठीक है, और जीन्स इनमें डीएनए भी होता है जो कि इनको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आपने सुना होगा क्या होता है कि अक्सर मूवीज में, सीरियल्स में आपने देखा होगा कि होता है कि बच्चे की पहचान करनी है तो क्या होता है कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए, बच्चे का और पेरेंट्स का दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, इससे पता चल जाए कि बच्चा इन्हीं पेरेंट्स का है। तो क्या होता है, जो जीन्स हैं जिनमें की डीएनए होता है, ठीक है, वो जो है पहचान करने का काम करते हैं कि यानी कि वो पेरेंट्स के जो गुण हैं उनको बच्चे के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। फिर इनमें से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता है, इन कॉमन कोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज नॉट इन्फेक्टेड, तो इसमें नाक तो होता ही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी होता है, क्या नहीं होता है, फेफड़ा जो है इसमें अफेक्टेड नहीं होता है। फिर मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर मीन, मीन के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है, तो वो है सिग्मा fx बाय n। फिर है कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है, विच एम्ब्रॉयडरी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कसूती कर्नाटक की है, सही है, मोती भारत दिल्ली की है, ये नहीं कह सकते, कच्छ गुजरात का, ये सही है, मुरली लखनऊ का, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, वो है मोती भारत दिल्ली की नहीं है, बल्कि मोती भारत कहाँ की है, राजस्थान की है, ये यहाँ की नहीं बल्कि राजस्थान की है। ओके, फिर है इड प्रतिनिधित्व करता है, इड रिप्रेजेंटेड किसको, चेतन मन, अचेतन मन, आक्रोश या फिर अप्रसन्नता, तो इड जो है वो किसको प्रेजेंट करता है, ये अचेतन मन को, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड को, जबकि ईगो चेतन मन को प्रेजेंट करता है, और सुपर ईगो अगर हम कहें तो वो अवचेतन मन को, सुपर ईगो किसको करता है, अवचेतन मन को, यानी कि यहां पर क्या होता है, सुपर ईगो में मोरालिटी आ जाती है। ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इड ईगो सुपर ईगो को, तो वो भी आप वीडियो जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट में। जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसे हम ORS घोल कहते हैं। ठीक है, तो कब दिया जाता है, ये निर्जलीकरण, बुखार, खांसी या फिर सिर दर्द, तो ये डिहाइड्रेशन यानी कि जब पानी की कमी होती है तो ORS का घोल दिया जाता है। फिर डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है, डोमेस्टिक सीवेज में कितना परसेंटेज जो है अशुद्धता, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता कितने प्रतिशत होती है, तो वो है 0.1%। फिर है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कब जो है लॉन्च हुआ, तो ये 1987 में 6 जनवरी 1987 को यह लॉन्च हुआ है। ठीक है, और इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम कहें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे कि हम एक मिनट, हाँ, इसे हम शॉर्टकट में कोपरा कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका कि ये आया था 1986 में। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में आया था, लेकिन अगर हम लागू कहें कि लागू कब हुआ, तो ये 1987 में लागू हुआ है। ओके,
तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, दोनों ही 1986 में आया था। ठीक है, और वो तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में ही है। तो यहाँ पर कभी आपको 1986 या फिर 1987 अगर लिखा मिल जाए तो दोनों पर आप टिक लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आया है 86 में, 87 में ये लागू हुआ है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडीज मच्छरों द्वारा फैलती है? ठीक है, तो एडीज मच्छरों के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? वो है आपकी चिकनगुनिया, यानी कि ये सी क्वेश्चन सही है आपका। एडीज मच्छरों के द्वारा चिकनगुनिया। मलेरिया आप जानते हो एनाफ्लीज है, एनाफ्लीज के द्वारा फैलती है। ठीक है, और जो फाइलेरिया है ये है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, और एडीज के द्वारा चिकनगुनिया फैलता है। और मलेरिया जो है फीमेल एनाफ्लीज, ध्यान रखिएगा। फिर ये आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम विली रस पेप्सिन, तो काइम कहलाता है। ठीक है, अब जो भोजन का पाचन होता है, चूंकि भोजन का पाचन या फिर स्पेशली हम कहें तो स्टार्च का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। टाइलिन एंजाइम जो है स्टार्च प्रक्रिया करता है और वहां से पाचन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में, मुख के बाद में कहां पर? हमारे स्टमक में भोजन जाता है। ठीक है, फिर वहां पर जाकर के मुख्य रूप से जो है पाचन डाइजेशन का काम होता है। तो वहां पर क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, HCl होता है। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स जो है उस पर एक्ट करते हैं और जो है उसको पचाने का काम करते हैं। और क्या होता है फिर स्टमक में जो भोजन होता है वो पच करके एक लेई के रूप में आ जाता है, जिसे कि काइम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्टमक में रहता है, काइम के रूप में पच जाता है, यानी कि जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके वो जो है एक लुगदी के फॉर्म में, लेई के फॉर्म में एंजाइम्स और जो HCl हैं ये सारे ले आते हैं। ठीक है, उनको वहां पर काइम के फॉर्म में ले आते हैं। फिर इसके बाद में यहां से जो फिर वो छोटी आंत का जो पहला वाला भाग है, जिसे कि हम पक्वाशय या फिर डियोडनम कहते हैं, फिर वहां पर जो है काइम जाता है, छोटी आंत में जाता है और वहां पर फिर इनका एब्जॉर्प्शन, जो अधपचे भोजन होते हैं उनका फिर से पूर्ण रूप से पाचन होता है और इनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो है इनका जो काइम के फॉर्म में कहां पर होता है, अगर हम कहें तो ये स्टमक में रहता है काइम के फॉर्म में भोजन। ठीक है, फिर है हाँ, यहाँ पर अगर हम विलाई की बात करें तो विलाई में विलाई जो है इनमें बहुत सारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, लसिका कोशिकाएं होती हैं, जो कि भोजन के एब्जॉर्प्शन में, उनके अवशोषण में मदद करती हैं। ठीक है, और पेप्सिन आप पढ़ा ही चुके हैं। फिर है 91 क्वेश्चन, गृह प्रबंधन प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो ये आप जानते हो, ये आसानी से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, यानी कि पहले भी कोई भी काम में करना होता है होम मैनेजमेंट में, कोई भी प्रोग्राम प्लान करते हो तो पहले उसका आयोजन करते हो, उसकी प्लानिंग करते हो, संगठन उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है जैसे हमारे कोई भी प्रोग्राम्स होता है, कोई फंक्शन होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको हमें हर एक व्यक्ति में, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग काम को डिवाइड कर देना उनकी योग्यता के अनुसार, यानी कि जो जिस काम को करने के योग्य है उसकी योग्यता के अनुसार हम उसे उसका काम सौंप देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो काम है वो कई लोगों में बढ़ जाता है, जल्दी हो जाता है और हर कोई चूंकि उसमें योग्य है तो वो अपना बेस्ट देता है। ठीक है, तो उसको संगठन कहते हैं, यानी कि संगठित होकर के काम कर रहा है। फिर उसको क्रियान्वयन, इंप्लीमेंट करना, यानी कि जब हमने डिवाइड कर दिया उसको संगठन कहेंगे। उसके बाद में जब उस पर वो काम करेंगे तो वो क्रियान्वयन कहलाएगा। और बाद में मूल्यांकन करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हमारा लक्ष्य था, जैसे कोई भी फंक्शन हमने किया तो उसका जो हमारा लक्ष्य था, मेन एम जो था, वहां तक हम पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे, तो उसका मूल्यांकन हम करते हैं। अगर हमें लक्ष्य प्राप्त हो गया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं प्राप्त हुआ है फिर हम देखते हैं कि कहां पर जो है हमने गलती की है, किस तरीके से हम उसको सुधार कर सकते हैं, तो फिर से रिकंसिडरेशन होता है। फिर है धमनियां रक्त ले जाती हैं। द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द, धमनियां रक्त ले जाती हैं, कहां लेकर जाती हैं, तो ये लेकर जाती हैं हृदय से, और ले कहां जाती हैं, हमारे शरीर में। ठीक है, तो धमनियां जो हैं वो रक्त ले जाती हैं
हृदय से हमारे शरीर की ओर जो है रक्त को लेकर के जाती हैं, ठीक है। और जो शिराएं हैं वो हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती हैं। कहाँ लेकर के जाती हैं? ये लेकर के जाती हैं फेफड़ों में लेकर के जाती हैं, ठीक है, जो शिराएं हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि जो शुद्ध रक्त होगा हृदय से फेफड़े में क्या होता है, लंग्स में जो ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन होता है, यानी कि शुद्धिकरण होता है फेफड़े से। फिर जो है जो धमनियां हैं उनमें शुद्ध रक्त आता है और वो फिर हमारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। और हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वो शिराओं के माध्यम से फेफड़े तक जाता है और वहां पर उसका प्योरिफिकेशन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। फिर है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, मलेरिया, जुकाम, न्यूमोनिया या फिर अमीबोसिस। तो अमीबोसिस जो है ये परजीवी के कारण होता है, ठीक है, ये परजीवी के कारण, जिससे पैरासिटिक इन्फेक्शन इसे बोलते हैं। और जुकाम आप जानते हो कॉमन कोल्ड, ठीक है, किसकी वजह से, वायरस की वजह से होता है, वायरल होता है। मलेरिया मच्छर की वजह से होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बचा क्या, न्यूमोनिया, ये है बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर है इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है स्ट्रेप्टोकोकस, यहां मैं लिख देती हूं, आप नोट डाउन कर लेना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, ये इसका नाम है और इसका जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। फिर है 94 क्वेश्चन, जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तब उसे क्या कहते हैं? द कंडीशन व्हेन द वेट इज 30% मोर देन द ओरिजिनल वेट इज कॉल्ड मॉडरेट ओबेसिटी, ठीक है। और अगर जब सामान्य वजन से 10% अधिक होता है, सामान्य वजन से अगर 10% वजन अधिक है तो उसको ओवरवेट कहते हैं, ठीक है। और अगर 20% अधिक होता है, सामान्य वजन से 20% वजन अधिक होता है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं, मींस उसे हम स्लाइट ओबेसिटी कह सकते हैं। और 30% अधिक होता है तो उसको मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। इससे अधिक अगर होता है तो फिर वो आपका सीवियर में आ जाता है। फिर है इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर, तो ये बहुत इजी सा है, ओजोन है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। फिर है वायु में नाइट्रोजन क्या करता है? शरीर के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन को पतला कर देता है, जो अन्यथा शुद्ध रूप से बड़ा क्रियाशील होता है, खून में ऑक्सीजन को घोल देता है या फिर वायु की सघनता को कम कर देता है। तो ये क्या करता है? वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पतला कर देता है, जो अन्यथा शुद्ध रूप में बड़ा क्रियाशील होता है। फिर है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या फिर लोहा? तो पोटेशियम है। पोटेशियम क्या है? ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है, यानी कि हार्ट रेट को, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन अगर पोटेशियम अधिक मात्रा में हम ले लेते हैं, यानी कि सामान्य से जितनी आरडीए है अगर उससे अधिक हम पोटेशियम ले लेते हैं तो उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो, सॉरी कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया हो जाता है, ठीक है। और एक हाइपोकैलीमिया भी होता है जिसमें कि पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो अगर पोटेशियम आपने अधिक मात्रा में ले लिया तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, रेगुलर नहीं रहती है। इसी वजह से सामान्य मात्रा में, यानी कि जितनी जरूरत है अगर उतने आप पोटेशियम ले रहे हो तो हमारी जो हृदय की धड़कन है वो नियंत्रित रहती है। कम लेने से भी हृदय की धड़कन डिस्टर्ब होती है और अधिक लेने से भी डिस्टर्ब होती है, यानी कि हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन तटस्थ रंग है? विच एमंग द फॉलोइंग इज न्यूट्रल कलर? तो न्यूट्रल कलर जो है वो ब्लैक है, जाहिर सी बात है। रेड आपका प्राइमरी कलर है, येलो भी प्राइमरी कलर है, ठीक है, ग्रीन आपका सेकेंडरी है, ठीक है। तो तीन होते हैं प्राइमरी कलर,
लाल, पीला और नीला, इनको मिलाकर के सेकेंडरी कलर बनता है। तो ब्लैक जो है आपका वो न्यूट्रल कलर है। फिर है 99 क्वेश्चन है, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। द हाईएस्ट मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पावर इज इन कॉटन फाइबर, वूल, रेयन या फिर सिल्क में। तो ये सूती रेशों में सबसे अधिक आर्द्रता सोखने का या फिर एब्जॉर्ब करने का गुण होता है। फिर 100 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी कहलाता है, यानी कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है। विटामिन के, सी, ई या फिर बी। तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, यानी कि बांझपन विरोधी, यानी कि रिप्रोडक्शन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन के को एंटी कोगुलेटिंग विटामिन कहते हैं, एंटी कोगुलेटिंग विटामिन बोलते हैं। विटामिन सी को एंटी स्कर्वी बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन बी को फिलहाल एग्जैक्ट ऐसा कुछ नाम तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि विटामिन बी जो है, जिसमें कि आपका B1 और B2 तो होता है। थायमिन कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और जो आपका विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन है, उसकी कमी से ये चिलोसिस और ये बहुत सारे ग्लोसिटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यानी कि होठ जो है, जो दोनों साइड कट जाते हैं, वो सारी एंगुलर स्टोमेटाइटिस जिसे बोलते हैं, तो वो विटामिन B2 की कमी से हो जाते हैं। और बहुत सारे विटामिन बी के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। चलिए ओके, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो भी चीजें हमने बताई हैं उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिससे मैं कोशिश करती हूँ कि जो ऑप्शंस है वो भी आपके साथ में डिस्कस करती हुई चलूं, जिससे कि एक क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन निकल करके आ जाते हैं, तो ये आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, जो भी हमने समझाने की कोशिश की है, तो कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट आते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो। और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी होम साइंस कैंडिडेट हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसे आप जो है फेसबुक पर भी देख सकते हैं, ये वहां से भी ये वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जो है इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सारे वीडियोज हैं हम दोनों जगह शेयर करते हैं, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। और जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं ये जो भी पीडीएफ डिस्कस करती हूँ, जो भी चीजें डिस्कस करती हूँ, उसका पीडीएफ सारे नोट्स मैं वहां पर शेयर करती हूँ, तो वहां से आप उसको ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।